मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और बहुत ठीक ठाक होंगे। आज इस नए लुक में आप देख रहे हैं, या आज दोपहर में ही कराया है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज में कुछ नई बातें सीखते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि जो पढ़ाई हुई चीज़ें वो सारी आपको याद होंगी। सारी फ्रैक्शंस पे काम आपका हो रहा होगा, चल रहा होगा। चलिए एक फ्रैक्शन पूछता हूँ और देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। जो बच्चा मात्र 2 सेकंड में आंसर दे दे वो समझना कि बिल्कुल ठीक ट्रैक पे है। बताइए। 22.5%, 22:1/2%। बस 10 सेकंड हो गए। तो आप अपनी तैयारी को खुद ही एनालिसिस कर लीजिए। अगर आप अपनी मेहनत को उस लेवल पर नहीं लेके जाएंगे जो रिक्वायर्ड है, तो आपको मेरे दोस्त दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मेहनत करिए और पढ़िए। आइए। देखिए यार, पहले आप सवाल पढ़िए, फिर सवाल के थ्रू ही मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। हर हर महादेव। तब तक बाकी बच्चों के नाम भी ले लेते हैं, पहचान भी कर लेते हैं। हर हर महादेव सर, बनारस जी, झारखंड से धरती से जोहर गुरुदेव जी जी जी। युतिकांत। वर्ष 2023 का नया साल अपने साथ एक नई आशा की किरण लेकर आए। अपने एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए जान लगा दें। वर्ष 2023 का यह नया साल आपने गया बाई कमेंट। वो इतना बड़ा कमेंट लिख दिया। प्रिंस 9/40, बहुत लेट बताया बाबू। सारे के सारे बच्चे जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे, और इस सवाल पर आ जाइए। प्रिंस यूपी, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। निधि, योगेश्वर, ज्योतिकांत, साधना, साक्षी जी, गुड इवनिंग फ्रॉम बिहार। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल पर आते हैं। देखिए दोस्त, सवाल में कह रहा है क्या? कहता है कि इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। दो तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इन बातों को। कह रहा जी, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर्स। वोटिंग लिस्ट से मेरा मतलब है उन वोटों से है जो लोग रजिस्टर्ड है वोट डालने के लिए। अब कहता है 20% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब सभी ने वोट डाला। जितनी वोटिंग लिस्ट है उतने ही वोट पड़े। अब कह रहा है इसमें से 20% लोग इनवैलिड वोट डाल गए। अगर 20% वोट इनवैलिड है मेरे प्यारे बच्चों, तो वैलिड वोट कितने? तो वैलिड वोट कितने हुए? तो आप कहेंगे 100 का 20%, 20 इनवैलिड, तो वैलिड हुए 80। यानी मेरे प्यारे बच्चों 80 यूनिट वोट वैलिड हो गए। 80 यूनिट वोट क्या हो गए? वैलिड। एंड द विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स। और जीतने वाले को वैलिड का 70% वोट मिले। जीतने वाले को वैलिड का 70% वोट मिले। वैलिड का 70%। अब यहां दो तरीके हैं इस चीज को करने के। पहला तरीका कि हम लिखें कि भाई वैलिड का 70% कितना हुआ, तो 80 का 70% निकाल ले। तो 80 का 70% निकालोगे, ये आएगा मेरे बच्चे 56। अब 80 में से 56 जीतने वाले के आगे, तो हारने वाले के कितने आए होंगे? 80 माइनस 56 यानी 24। हाँ है ना? यानी जीतने वाले को 56 वोट मिले हैं, तो हारने वाले को मिले हैं 24 वोट। तो जीतने वाला कितनी वोटों से चुनाव जीता है? 32 यूनिट से। कितने से चुनाव जीता है? 32 यूनिट से। जबकि एक्चुअल में कितनी वोटों से चुनाव जीता है वो? तो आप कहेंगे एक्चुअल में जीता है मेरे बच्चे वो 9600 वोटों से।
तो 1 यूनिट की वैल्यू 9600 बटे 32, 32 थी 96, 300। तो मेरे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी, 100 गुना 300 यानी 30,000। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वोटिंग लिस्ट में 30,000 वोटर थे। वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर थे मेरे बच्चे, 30,000। पूछे वैलिड वोट कितने थे, तो 80 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,300, तो 80 यूनिट की वैल्यू आ गई 24,000। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 24,000 बच्चे ऐसे थे जिनके वोट वैलिड थे। 24,000 के वोट वैलिड थे। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप सहमत है? सर ऐप क्रैश हो रहा है। फिर अब आ गया। हेलो। कंटिन्यू चालू रहना चाहिए। हाँ और तो माइक वो बैटरी खत्म हो गई तो वो चार्ज हो बुला लो उसको। हाँ बुला, 2 1 मिनट में बुला लो उसको। पीयूष वो दरवाजे खुलवा दे थोड़ी देर, दोनों। मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लास लाइव हो गई है, एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर। हटा ले बेटा, मैं कर रहा हूं। अब देखिए एक बार ऐप पे, अब देखिए क्लास आ रही है कि नहीं आ रही है। अब जल्दी से बताइए क्या क्लास लाइव आ रही है या नहीं आ रही इस समय। मेरे बच्चों ये बताइए क्या ऐप पे क्लास इस समय लाइव है कि नहीं है। जल्दी से बताइए, ये है तो आ जाइए। तो मेरे बच्चे हम फिर से समझ लेते हैं सवाल को। मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर है मेरे प्यारे बच्चों। अब सवाल में कह रहा है कि जितने वोटर्स थे उसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए। तो मान लेते हैं 100 यूनिट वोट पड़े होंगे, जितने वोटिंग लिस्ट में थे उसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गए। तो 100 का 20%, 20, तो 20 वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हो गए मेरे बच्चे, 80। तो 80 यूनिट वोट जो है वो वैलिड हो गए। 80 यूनिट वोट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो गए, वैलिड। तो 80 यूनिट वोट वैलिड हो गए। अब सवाल में कह रहा है कि जीतने वाले को वैलिड का 70% वोट मिले।
जीतने वाले को वैलिड का 70% वोट मिले, तो 80 का 70%, 80 का 70% 56, तो जीतने वाले को 56 यूनिट वोट मिले। तो 80 में से 56 हटा देंगे तो बचे कितने मेरे बच्चे? 32, नहीं अरे क्यों नहीं 24। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 80 माइनस 56, 24 वोट आए ना। तो ये बताओ कि जीतने वाले को अगर 56 वोट मिले हैं, हारने वाले को 24 वोट मिले हैं, तो ये जीतने वाला हारने वाले से कितनी वोटों से जीता होगा? तो आप कहेंगे घटा लेते हैं सर। तो जब घटाओगे तो 56 में से 24 घटाओगे, कितना बचा मेरे भाई? 32। यानी 32 यूनिट वोटों से वो चुनाव जीता होगा, और एक्चुअल में जीता है 9600 वोटों से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9600 बटे 32, 32 3 96, 1 यूनिट की वैल्यू 300, 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 100 गुना 300, 30,000। यानी वो 30,000 वोट रहे होंगे वोटिंग लिस्ट में, और 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 80 यूनिट की वैल्यू 80 गुना 300, 24,000। हाँ बच्चे आ गया? हाँ क्लास में रहता है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों वैलिड वोट कितने हो गए? 24,000। तो मेरे बच्चों आज मैं आपको एक बच्चे से मिलाने जा रहा हूं। जैसा मैंने आपको कहा था कि हम लोग पढ़ाते हैं और हमारे बैच से बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन सबका कंटेंट एक जैसा ही रहता है। और बहुत सारे बच्चे अपनी अलग अलग जो फील्ड होती हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट रहता है, जहाँ जहाँ उनकी किस्मत उनकी को लेके जाती है, वहाँ वो बच्चे कमाल करते हैं। और अभी मैं 2-3 दिन पहले ही आपको बता रहा था, एक बच्चा था यस मिलान करके, जिसका सीडीएस में 2nd रैंक आया। वो अपने फादर साहब के साथ और अपने भाई के साथ मिलने आया था, उस दिन मैं जिक्र आपसे कर रहा था। तो ऐसा ही एक बच्चा है, आज मैं आपसे उससे मिलवाता हूँ। बेटा आ जा। और ये शकल से ही लग रहा है, नहीं पैर नहीं चुना, ये शकल से ही आपको लग रहा होगा। आप इसकी शकल को देख के बताओ एक बार कि क्या किस चीज में इसका सिलेक्शन हुआ होगा। मतलब इसकी पर्सनैलिटी से ही आपको पता चल गया होगा। ये सीडीएस में रैंक 1 आया है। इसमें सीडीएस में 2-3 दिन पहले मैं आपको बता रहा था, मेरा दूसरे कोई स्टूडेंट था यस मिलान करके, जो सीडीएस में 2nd रैंक आया था। ये बच्चा सीडीएस में 1st रैंक इसकी आई है। और इसकी पर्सनैलिटी देख के लग रहा है कि आर्मी में मैं क्यों नहीं हो पाया, मेरा सीडीएस में और एनडीए के थ्रू मेरा एसएसबी क्यों नहीं क्लियर हुआ, और इसका क्यों क्लियर हो गया। क्योंकि चीजें पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं, और वहां से पता चल जाता है कि किसमें उतनी पावर है कि वो पूरी यूनिट को, देश को एक डायरेक्शन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। और ये बच्चा बहुत मेहनती है, और ऑनलाइन ही पढ़ा था ना शायद? सर मैं 33 बैच में। हाँ, ये मैथ स्पेशल 33 बैच में था और ऑनलाइन ही पढ़ा था। और आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़े हुए का भी रिजल्ट इतना बेहतर आता है, जो बच्चे ऑफलाइन चलाते रहते हैं। मैं चाहूंगा कि अभी करीबन 60,000 बच्चों के आसपास इस बैच में लाइव पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से जो मोटिवेट करना चाहो बच्चों को, उतना आप बताओ। ले बच्चे। सर थैंक यू वेरी मच। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहला मिसकंसेप्शन तो जो होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में जाके ही और ज़्यादा पैसे दे के ही सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लेकिन क्योंकि कोविड हुआ था, कोविड से आई गेस ये शुरू हुआ है, और आपका वो पहला ही बैच था। तो सर बोलते थे कि ये हमने नई चीज़ शुरू करी है और इसी को हम आगे लेके जाएंगे। ऑनलाइन के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो बाद में मुझे रियलाइज़ हुए। एक तो टाइम बच जाता है उससे, प्लस वो इकोनॉमिक होता है काफ़ी, और आप अपने हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ जो आपको पुश करनी पड़ेगी वो है डिसिप्लिन। आपका डिसिप्लिन नहीं है आपको, क्योंकि मैंने घर पे रह के तैयारी करी है, ओनली घर पे रह के घर के सारे काम करता था मैं, और इंग्लिश भी मैंने गोपाल वर्मा सर से पढ़ी है, तो ऑनलाइन रहा है मेरा, सारी प्रिपरेशन ऑनलाइन रही है। जो डिसिप्लिन है वो आपकी ऑर्गेनाइजिंग है, हाउ यू ऑर्गेनाइज डे बाय डे, आप कैसे फिर इम्प्रूव करते रहते हो, पर्सनल चीज़ें कैसे इम्प्रूव करते रहते हो। जैसे सर तो आप क्रिकेट वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं, सो वो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, जो टीम स्पिरिट है या फिर आपका फिटनेस है, आप हाउ यू बिहेव विद योर फ्रेंड्स, पड़ोस में आपके दोस्त हैं उनके साथ आप रनिंग करने जाते हो, पर्सनल लेवल पे आप घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो, अलॉन्ग विद दी ऑल दीज थिंग्स। किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, सारे सब टीचर बढ़िया होते हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन वो भरोसे वाली बात होती है
एंड बच्चे सर कमेंट्स में बहुत ध्यान देते हैं कमेंट पे, और टीचर्स मना करते हैं कि कमेंट में ज़्यादा ध्यान मत दो, बिकॉज ऑफ फोकस, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टीचर्स को पता होता है। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि बच्चे टीचर्स के कंटेंट पे शुरुआत में भरोसा नहीं करते। उनके इतने सारे, क्योंकि मिथ्स हैं बाहर, शॉर्टकट सब ढूंढते हैं बाहर, सब ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो एक इंसान है, उसने अपनी लाइफ दी है उस चीज़ को रिसर्च करने में, पढ़ाने में, समझने में, और हम फिर उसी पे शक करते हैं। सो वो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट आप दो। यस, लगता है कि क्योंकि सबकी एज लिमिटेड होती है और सब चाहते हैं, सबका फैमिली बैकग्राउंड सेम नहीं होता, सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, लेकिन वही है, फिर आपको भरोसा दिखाना पड़ता है, भरोसा करके फिर वो आंख मीच के लग जाना होता है, जैसा भी कोई टीचर बताते हैं आपको। सो दैट्स ऑल सर, कोई भी मेहनत करेगा कोई भी बन जाएगा। एंड मेरा मैथ्स बहुत अच्छा हुआ हो, उसका रीज़न राकेश सर और नीरज बैसला सर हैं, क्योंकि वो बेस बनना होता है। वो बहुत बेसिक से चीज़ें जब पढ़ाते हैं तो आपका बेस बन जाता है, और बेस हर चीज़ का फिर दिखता है चीज़ों में। सो दैट्स ऑल। और बच्चे, वैसे सच बात यह है कि आपको जाना ही था क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, वो सच में गजब की है। देख के महसूस होता है कि आर्मी का अफसर कैसा होना चाहिए। थैंक यू मैंने भी सर। एसएसबी बड़ी बार अटेम्प्ट किया, बट मैं हर बार रिजेक्ट हुआ। अच्छा, आपने एनडीए के थ्रू भी ट्राई किया था ना? यस सर, मेरा एनडीए कभी क्वालिफाई नहीं हुआ। अच्छा, एक टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं हुआ? एक क्वालिफाई हुआ था, एंड क्रेडिट गोज टू नीरज बैसला सर, उन्होंने पढ़ाया था एनडीए मुझे। हाँ जी, नीरज सर पढ़ाते थे। यस सर। अच्छा। हमारे कैरियर प्लेटफॉर्म पे नीरज बैसला सर आप सभी जानते भी हैं, और वो केवल हमारे ही प्लेटफॉर्म पे नहीं, शायद यूट्यूब की इंडस्ट्री में या टीचिंग इंडस्ट्री में एनडीए में सबसे ज्यादा सिलेक्शन उनके पढ़ाए हुए बच्चों के होते हैं। उसमें उनका बहुत योगदान रहता है, बच्चों की मेहनत सबसे जरूरी होती है। और देखिए, आप सब ये बात जानते हैं कि 1 रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, और ये किसी टीचर की ताकत नहीं होती किसी बच्चे से 1 रैंक निकाल ले। 1 रैंक या टॉप रैंक में आने के लिए बच्चे को खुद की मेहनत बहुत जरूरी होती है। तो मुझे लगता है कि बच्चों की बहुत मेहनत जरूरी है, लेकिन पीछे से एक टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और एनडीए में मुझे लगता है जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं शायद नीरज बैसला सर से पढ़ते ही हैं एनडीए में। और सीडीएस के थ्रू, अच्छा सीडीएस के थ्रू पहले अटेम्प्ट में हुआ है कौन से? नहीं सर, सीडीएस का थर्ड था मेरा। अच्छा, सीडीएस का थर्ड हाँ था। सर। और एसएसबी का? एसएसबी सर में 2 रिकमेंडेशन है मेरी। अच्छा। मेरे टोटल 7 अटेम्प्ट थे, तो 5 छठे में आई गॉट रिकमेंडेड। 5 में मैं ज्वाइन, ओटीए था मेरा, और मेरा फिर आईएमए में हो गया, तो आईएमए में ज्वाइन कर रहा हूँ। बट तेरा होना था, बट तेरा होना था, रुक नहीं सकता। एक बच्चा था यूपीएससी में, शायद 106 रैंक आई उसकी, 106 रैंक थी। अब मैं उसकी रैंक एग्जैक्ट याद नहीं है, भूल भी रहा हूं मैं उसका नाम भी। आईएएस सिलेक्शन हुआ उसका, वो आया था मुझसे मिलने वहां पे। तो उसकी शक्ल से देख के महसूस हो रहा था कि यार इसको होना था, क्योंकि इन पोस्टों के लिए ना बहुत डिसिप्लिन चाहिए, और वो डिसिप्लिन आपके चेहरे से झलकता है। मैं जो सेकंड रैंक आया वो बच्चा, यस मौलाना आप जानते हो, उससे मैं बात कर रहा था, तो थोड़ी देर बात की, बात करते करते उसकी बात से कुछ अनुभव हुआ। उसने मुझे कहा कि सर मैंने मतलब इधर से उधर कहीं कुछ नहीं देखा, मैंने इवन आज तक बोला यूट्यूब पे एक सिंगल वीडियो भी नहीं देखी किसी की, मुझे बस किसी ने सजेस्ट किया था आपके बैच के लिए, और मैं पढ़ता रहा। मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, आपने एक दिन सीडीएस के लिए मोटिवेट किया, और उसके बाद बोला मेरा मतलब उसके बहुत सारे टेस्ट निकल गए जैसे इस बच्चे के निकले। देखिए, इतनी मेहनत ये लोग करते हैं तो ऊपर वाला इनको परिणाम देता है, लेकिन एक चीज जरूर है कि एक दिन में परिणाम किसी को नहीं मिलने वाला। मतलब ये एक जर्नी है, और इस जर्नी को आपको जीना पड़ेगा, रोज लगातार काम करते रहना पड़ेगा, रोज मेहनत करते रहना पड़ेगा, तभी आप आगे निकल पाओगे। अदरवाइज कामयाबी इतनी आसान है नहीं, लेकिन कामयाबी मुश्किल नहीं है अगर आप रोज कम प्रयास करें लेकिन लगातार प्रयास करें। अच्छा बच्चे, इनको आप सीडीएस के लिए ना, हमारे जो जनरल कंपटीशन में बच्चा तैयारी कर रहा होता है, इसको बहुत ज्यादा सीडीएस की जानकारी होती भी नहीं है। मैं चूंकि उसमें कई बार फेल हो गया एसएसबी में, इसलिए मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, इसलिए मैं बच्चों को बताता भी रहता था उसकी यस सर। कहानियां। तो आप इनको कुछ बताना चाहोगे सीडीएस को लेके, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या एग्जाम में आता है, फिर एसएसबी में क्या रहता है, और ऐसे कौन सा स्किल है कि बच्चा अपने आप को पहले से कर ले कि यार मैं बन सकता हूँ। जैसे देसी बच्चा तो बहुत सारा बच्चा रह ही जाता है कि यार अफसर शायद नहीं बना जाएगा, एसएसबी में निकल जाएगा। कुछ हम जैसे लोगों का परसेप्शन बन चुका होता है। क्या आपके फादर आर्मी में तो नहीं है? नो सर। ब्रिलियंट। जो यस मलान है सेकंड रैंक, और ये बच्चा फर्स्ट रैंक, दोनों के बैकग्राउंड आर्मी से नहीं है, सबसे बड़ी बात। वरना हम जैसे ही लोग ये कहते हैं कि नहीं एसएसबी में आर्मी वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, नॉर्मल बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन आप देखिए, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक,
और ऐसे टॉप 100 जितने 102 बच्चे हुए ना आप वाले बैच में कितने? अभी सर 104 बच्चे मेरे रिटर्न हुए हैं। यस सर। तो उनमें जितने भी होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आर्मी बैकग्राउंड से नहीं होंगे। तो आप कुछ बताना चाहें, बच्चों को बताएं। सर सिलेबस तो लगभग सेम ही है। बिल्कुल। जो थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल का थोड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि यूपीएससी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। इवन आपका सर प्रैक्टिस बेस्ड था, उसके बाद सीडीएस का आया था, वो मैंने पूरा देखा है। तो आप एक ही चीज बताते थे कि सीडीएस की लैंग्वेज थोड़ी लंबी है, क्वेश्चन का लेवल उतना कोई ज्यादा खास नहीं होता, लैंग्वेज है। अच्छा, जीएस को कैसे तैयार किया आपने? क्योंकि जीएस अच्छी आती है इसकी। जीएस सर मैंने अलग अलग पढ़े हैं, मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं। अच्छा, एनसीईआरटी। क्योंकि एनडीए सर मेरा जीएस की वजह से निकला नहीं था, तो मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं। उसमें थोड़ा स्टैटिक नहीं, कॉन्सेप्चुअल आता है सीडीएस में। यूपीएससी रन्स बिहाइंड दी कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, और इंग्लिश में जो गोपाल वर्मा सर का था, उनसे क्या मतलब बच्चों को क्या हेल्प मिलेगी एसएसबी में? इंग्लिश सर, गोपाल वर्मा सर भगवान है इंग्लिश के। तो वो ग्रामर ग्रामर हर जगह हेल्प करती है सर। इवन आप ऑफिसर बन जाओगे, आप कहीं पे भी जाओगे तो रिटर्न वर्क होगा, एंड अगर आपकी ग्रामर अच्छी है यू विल रिफ्लेक्ट इट इन योर वर्बल एक्सप्रेशन एंड रिटर्न एक्सप्रेशन। तो दोनों में हेल्प करती है। एंड सीडीएस का अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं तो मैं बहुत लगी था कि मैं गोपाल वर्मा सर से पढ़ा। रीजन बीइंग वो ग्रामर बहुत अच्छे से समझाते हैं, वो ग्रामर इतने रूट लेवल से समझाते हैं, और सीडीएस में सर ग्रामर ही ज्यादा आती है। 90 क्वेश्चन आपको ग्रामर के मिलेंगे। इवन पहले तक मैं ये सोचता था कि कॉम्प्रिहेंशन अलग चीज है, लेकिन सर ने बताया कि यार कॉम्प्रिहेंशन भी ग्रामर से ही सॉल्व होते हैं। सो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे पाना, और वो सर वहां से हो गया था। फिर सिलेबस सेम है, लेकिन थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा मारना पड़ता है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं सीडीएस के और एसएससी मेंस के। सर की बुक है मेरे पास, इंग्लिश एक्यूमेन, तो वो मैंने सॉल्व करी है। और उसमें उसकी खास बात ये थी कि वो कंपाइलेशन वाज नॉट एन एग्जाम स्पेसिफिक। वो ये था कि उसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है, अच्छे लेवल क्वेश्चन है उसमें। वो हर क्वेश्चन हर उसके एग्जाम के लिए आपको फुलफिल कर सकते हैं। वो करते रहते हैं, मैंने देखा भी है। वो एक एक पेज लेके लगे रहते हैं, 3-4 दिन एक ही पेज को लिखने में इंग्लिश में लगे रहते हैं। तभी वो शायद परफेक्शन भी तभी आता होगा इंग्लिश में, अदरवाइज इतना आसान कहाँ है यस सर इंग्लिश में परफेक्शन लाना। और जैसे सीडीएस वाला एग्जाम हुआ, तो इसमें तो इंग्लिश में शायद डेप्थ मतलब अच्छी चाहिए ही होती होगी, क्योंकि एसएससी में आज के टाइम में इंग्लिश शायद लेवल उतना अच्छा नहीं रहा जितना पहले होता था, लेकिन यूपीएससी में तो बहुत अच्छा होता ही है। अच्छा, जब मैंने एसएसबी दिया ना बहुत बार, तो मुझे पहले 1-2 एसएसबी देने के बाद ये पता चल गया था कि मेरा नहीं होगा, और मेरा किस कारण से नहीं होगा मुझे वो भी पता चल गया था। आपको कभी मतलब महसूस हुआ इस बार कि किस वजह से हुआ? कौन सा ऐसा चीज थी आपके पास जो आपको उधर लेके जा ही रही थी बार बार? मतलब कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो आपको लगा कि उसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया इंटरव्यू में, जो आपका एसएसबी में था? सर एसएसबी में ओएलक्यूज होती हैं 15, वो देखते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उनको ना ओएलक्यूज को रटने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मेन चीज है कि आप एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हो अपनी लाइफ में, आपके जो मोटिवेशंस और रीजंस हैं वो लाइफ में क्लियर है, और आप एक अच्छे इंसान हो। अच्छे इंसान इन द सेंस कि आप घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो जहां जरूरत हो रही है, आप घर में काम कर रहे हो, आप घर हो या बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। आप दुनिया के कितने बड़े इंसान बन जाओ, अगर आपको ये नहीं पता मेरा भाई क्या कर रहा है, तो इंसान बनने का कोई फायदा नहीं है। सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कोविड में हुई थी सर। सो कोविड में मैं घर चला गया था, मुझे टाइम मिल गया था अपने आप को टाइम देने के लिए, घर वालों को टाइम देने के लिए। वहां से वो फिर डेवलप हो गई चीजें, वहां से मैं और ऑर्गेनाइज हो गया। कोविड में सबने वेट गेन कर लिया, लेकिन कुछ मेरे जैसे थे जो भागे हैं सर, रोड खाली थे, भागे हैं, सिर्फ भागे हैं। वो फिटनेस पीक लेवल की हो गई, वहां से नॉलेज वहां से इंप्रूव हो गई। सर मेरी 183 है सेंटीमीटर। यस सर। ये मेरे बराबर है, लेकिन देखो मुझसे ऊंचा लगता है। कारण वही है फिट फॉर होने का और अंदर से जुनून होने का ना, तो दिखता है जिसमें दम है सिलेक्शन का। और मेरे साथी लोग, चाहे गोपाल वर्मा सर हो या बाकी टीचर हो, सब कहते हैं कि मैं जो कह देता हूँ वो हमेशा होता है और हर किसी पे होता है। मैं आज आपको ये बात कह रहा हूं, आप लिख के ले लीजिएगा। ये बच्चा एक दिन ऐसा काम करके जाएगा कि शायद हम रो रहे हो, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा मतलब हिलोरे मार रही होगी कि इस बच्चे ने आज बहुत बड़ा काम कर दिया, और ये बहुत जल्द करेगा। और मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि भगवान इसका जीवन लंबा करे, सुरक्षित रखे, और जैसी इसके विवेक है, जैसे इसकी बुद्धि है, वो बनाए रखे, इसी तरीके का काइंड बनाए रखें। क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जिन बच्चों की इतनी अच्छी रैंक आ जाती है, 1 रैंक आना अपने आप में कोई छोटा मोटा काम नहीं है ना। और ये एक दिन का काम नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है, और दूसरी चीज बड़ी किस्मत भी लगती है साथ में।
और किस्मत आपकी तैयार होती है आपके रोज रोज के कामों से। आप समाज को किस तरीके से देख रहे हैं, समाज को दे क्या रहे हैं अपने पक्ष की तरफ से, तो तब जाके 1 रैंक आती है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन वो अपने आप में रुक जाते हैं वहीं पे। अपनी चीज की क्रेडिबिलिटी देने में उनको बड़ा डाउट होता है, या किसी भी चीज के लिए, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए, अपने समाज के लिए, शायद वो उतने अच्छे तरीके से रेस्पॉन्सिव होते नहीं है, लेकिन होना चाहिए। और सल्यूट है ऐसे बच्चों को कि इनका सिलेक्शन हुआ और ये फिर हम लोगों से मिलने आते हैं बच्चे। और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत करते हैं और आप कामयाब होते हैं, और आप जैसे बच्चों की वजह से ही हम जैसे टीचर्स का नाम होता है। वरना जिसका खुद एसएसबी में सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके बच्चे एसएसबी में सिलेक्शन ले रहे हैं। मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, इसलिए मैंने जीवन में एक्साइज इंस्पेक्टर को कभी कुछ माना ही नहीं, क्योंकि ये आदमी की फितरत भी है कि जो मिल गया उसकी तो उसको कीमत ही नहीं है, जो नहीं मिला ना वो बहुत बड़ा लगता है। और मेरे जीवन का पहला सपना था और शायद वो हो ही नहीं पाया, और आगे कभी ऐसा मैं इतना बड़ा आदमी होऊंगा ही भी नहीं कि मुझे कभी सरकार ऐसा मौका दे। मेरी इच्छा थी कि सरकारी वर्दी पहनी जाए आर्मी की, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं हुआ। लेकिन मेरे स्टूडेंट अगर 1 रैंक लेके आ रहे हैं तो तहे दिल से धन्यवाद भगवान को भी और ऐसे बच्चों को भी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर। थैंक यू। और ऐसे बच्चे जो सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आपको सेम ही यही सब चीजें तैयारी करनी है जो आप पढ़ रहे हैं, बस जितना पढ़ रहे हैं उसी चीज को थोड़ा तरीके से पढ़ते रहिए। खासकर जीएस वाले पोर्शन पे थोड़ा और ध्यान दीजिए। और अपना सीडीएस का एग्जाम साल में अब 2 बार होता है, और शायद अक्टूबर में होता है एक। अभी सर साइकिल होगी, एक अप्रैल पे होता है और फिर उसके बाद सितंबर में होता है। एक सितंबर में और एक अप्रैल में। सबसे बड़ी बात है फिक्स है, फिक्स है, और 1 साल में सिलेक्शन हो जाता है। 1 साल में सिलेक्शन हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज नीट एंड क्लीन फेयर है, जिसमें कोई एक पैसे की धांधली नहीं आज तक हुई और ना कभी जीवन में होगी, क्योंकि यूपीएससी इनको कंडक्ट कराने लग रहा है। और आप शायद जानते भी नहीं होंगे कि एनडीए के थ्रू या सीडीएस के थ्रू जो ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं, इनकी जो ग्रेड पे होता है वो आईएएस से भी ऊपर चला जाता है थोड़े दिन में। और इनको जो फैसिलिटी मिलती है, आप उनको फैसिलिटी कह लीजिए, या इनका जो सम्मान होता है, वो उन टर्म में बहुत बड़ा होता है। तो आर्मी का ऑफिसर होना या एयरफोर्स का ऑफिसर होना या नेवी का ऑफिसर होना अपने आप में, आप ये कह लीजिए, शायद भगवान के चरणों में सीधी अर्जी है आपकी, तभी आप इतने मतलब अच्छे कर्म है कि आप ऐसा सिलेक्शन ले पा रहे हैं। तो इस मौके को चूकिए मत, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं ना, उसी को थोड़े तरीके से इंग्लिश और जीएस को थोड़ा तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिस तरह आज ये बच्चा छाती चौड़ी करके खड़ा हुआ है ना, आप भी खड़े होंगे, आप अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगे, और हम जैसे टीचरों की दिल से हमेशा दुआएं मिलती रहेंगी आपके जीवन में, कि हर कदम पे हम लोग आपके लिए दुआ मांग रहे होंगे, जो आप इतना अच्छा और बेहतरीन काम करेंगे। थैंक यू मेरे बच्चे, आप आए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू आप सबका भी। और ये उन सब लोगों के लिए भी जवाब है जो यूट्यूब पे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमको गालियां बकते रहते हैं, हमको, हमारे टीचर्स को, हमारी पूरी टीम को, जिनका पेट ही नहीं भरता सारे दिन इन कामों से करने का। मेरी भाई, मैं 2011 से पढ़ाने लग रहा हूं, और 2011 से हर साल कोई ना कोई नए निकलते रहते हैं खिलाड़ी, और उनका पहला काम यही होता है कि वो सामने वाले पे सीधा गाली करो, गाली बको, उसको क्रिटिसाइज करो, उसको जो कमियां है नहीं वो कमियां बताओ, उनको छोटा करो। और ऐसे लोग मैं आज से नहीं 2011 से देखने लग रहा हूं, और मैं आज तक देखता आ रहा हूं कि वो लोग आगे नहीं बढ़े, क्योंकि जब आप दूसरे की लाइन छोटी करने लग जाते हैं तो आपकी तो कभी होगी नहीं बड़ी, क्योंकि आप दूसरे की लाइन को छोटा कर ही नहीं सकते। जो आदमी दूसरे पे थूकने का काम करते हैं वो बेसिकली अपने चेहरे पे थूक रहे होते हैं, लेकिन ये वक्त का नशा ऐसा होता है कि वो दिखाई नहीं देता, वो एक वक्त के बाद दिखाई देता है। तो मेरे भाई या बहन या जो भी है, सर मैडम, जो हमारे खिलाफ सुबह से शाम तक बोलते रहते हैं, आप बोलिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमें आदत भी हो गई इस चीज की। लेकिन आप कई बार इतना भी बोल लेते हैं कि शायद आप उस गरिमा को, शब्द को भी छोड़ देते हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए। आप कभी हमसे पढ़े हैं, कभी हमारी किताबों से पढ़े हैं, हम क्या, मैंने आज तक कभी सिंगल इवन ए डे
मैंने कभी आज तक किसी टीचर की यूट्यूब पे बुराई की, या कभी क्लास में भी किसी टीचर का नाम लिया? नहीं लिया, आज तक नहीं लिया। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं उन टीचर्स ने आपकी तारीफ की, मैं तब भी कुछ नहीं बोलता। किसी ने बुराई की, मैं तब भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हमारा काम पढ़ाना है, बच्चों को इसी प्रोसेस में रखना है। देखो, बहुत सारे बच्चों को इन चीजों में मजा आता है कि कोई टीचर खड़ा होकर यूट्यूब पे दूसरों को बुराई करता रहता है। वो क्लास में बच्चों को इमोशनल बना के कमेंट्स करते हैं, बुराई लिखते हैं, बुरा बोलते हैं। उससे आपको इन चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेनी। उनका काम है, वो थोड़े दिन उछलेंगे, फिर अपने आप वहीं दबे रह जाएंगे। फिर जरूरी नहीं है, ये 2011 से हर साल होता आ रहा है। फिर उछलेंगे, फिर दबेंगे, फिर उछलेंगे, फिर दबेंगे। कोई डिप्रेशन में मर रहा होता है, कोई वैसे मर रहा होता है, ये यूं चलाते रहेंगे। लेकिन हमारा रिजल्ट ऐसे लोगों को पहले भी जवाब देता आया है, आज भी जवाब दे रहे हैं और आगे भी जवाब देंगे। हमसे जितनी मेहनत हो सकती है हम उतनी कर रहे हैं और उसमें हर साल निरंतरता से आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग हमारे ऐप को लेके बोलते रहते हैं और इधर उधर की जो बकवास करते रहते हैं, उनको शायद पता नहीं है कि हमने सबसे सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड की है। सबसे सस्ते रेट में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की हम एजुकेशन देने लग रहे हैं कैरियर प्लेटफॉर्म के थ्रू, और सबसे बढ़िया टीचर्स की टीम हमने अरेंज की हुई है। और शायद आप जो टीचर गाली बकने में बिजी रहते हैं, उन्होंने आज तक ये चीज महसूस नहीं की होगी कि जो लोग कैरियर प्लेटफॉर्म पे टीचर जुड़े हुए हैं, आज तक कोई भी टीचर छोड़ के नहीं गया। इसलिए क्योंकि हम लोगों के व्यवहार अच्छे हैं, हम व्यवहार से साफ सुथरे व्यक्ति हैं, नीयत से साफ सुथरे व्यक्ति हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे रिजल्ट ही जवाब है, और आने वाले वक्त में भी ये रिजल्ट ही हमारे जवाब रहेंगे, और इसी तरीके से हम जवाब देते रहेंगे। आप क्रिटिसाइज करते रहिए, आप हमारे अंदर हजारों कमियां निकालते रहिए, आप धीरे धीरे अपने आप नीचे बैठते चले जाएंगे। तो मैं रोज रोज जवाब दे नहीं पाता हूं, लेकिन आज ये आपके लिए मेरी तरफ से जवाब है। अगर आप मेरे से छोटे हो या बड़े हो, आप हमारे कॉम्पिटिटर हो या किसी दूसरी लाइन के हो, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उन टीचर्स के एग्जाम्पल उठा लीजिए जो आज जीवन में बहुत बड़े आगे निकल गए हैं। क्या उन्होंने यूट्यूब पे आके तुम्हारी तरह किसी ने भी एक भी दिन उल्टियां की? किसी ने भी की उल्टियां? नहीं। तो जिसको आगे बढ़ना होता है ना, उसको अपने गुण पीछे से अपने काम सुधारने होते हैं। तो सुधरो और सुधर जाओ, इसी में फायदा। आइए मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़े आगे। देखिए मेरे बच्चे, प्लीज आइए। हाँ, अब इसी सवाल को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे मेरे भाई, कि जीतने वाले को 80% नहीं 70% वोट मिले हैं, जीतने वाले को 70% वोट मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 30% वोट। जीतने वाले को 70% वोट मिले हैं, तो हारने वाले को मिले होंगे 30%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता होगा? 40% से चुनाव जीता होगा, हाँ है ना? तो 80 यूनिट का 40%, 80 यूनिट का 40%, इतने से चुनाव जीता होगा भाई। जीतने वाले को 70%, हारने वाले को 30%, तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? 40%। तो 80 का 40% यानी 32 यूनिट से चुनाव जीता। और चुनाव जीता है 9600 से, तो 1 यूनिट 300, तो 100 यूनिट कितना? हाँ है ना? बढ़े आगे। देखिए यार, इसी सवाल को आप चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। हम मान लेते हैं कि मेरे भाई वोटिंग लिस्ट में, या वोटिंग एक्स वोटर्स ने डाली, एक्स लोगों ने वोट डाले, एक्स लोगों ने वोट डाले, एक्स लोगों ने वोट डाले। अब सवाल में कह रहा है कि जिन्होंने वोट डाला उसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गया। तो 20% वोट इनवैलिड हो गया। 20% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/5, यानी अगर 5 वोट पड़े हैं तो उसमें से 1 वोट इनवैलिड हो गया। 5 पड़े हैं तो उसमें से 1 वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो बचे कितने? 4। तो इतने वोट पड़े होंगे। अगर ये वोटिंग मतलब वोट थे तो उसमें से 1/5 इनवैलिड हो गए, तो ये क्या हो गए मेरे बच्चे? वैलिड। ये हो गए वैलिड वोट। ये हो गए मेरे प्यारे बच्चों वैलिड वोट, आए ना?
अब सवाल में कह रहा है कि जीतने वाले को वैलिड का 70% मिला, तो जीतने वाले को 70% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला है? 30%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता होगा? 40% से। हाँ है ना? तो 40% से चुनाव जीता होगा किसके? वैलिड वोट का। तो 40% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों कितनी बनी? 2/5। मतलब वैलिड वोट के 2/5 वोटों से चुनाव जीता होगा, और ये हुआ होगा इतने वोटों से चुनाव जीता होगा, और ये जीत है बराबर 9600 या 9200, क्या था? 9600। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, वो हमारा आंसर है ना? आइए अब करिए जी दूसरे सवाल। नोट्स कब मिलेंगे? अभी देखता हूँ भाई, नोट्स तो मिलने चाहिए। पीयूष है, नोट्स मिल जा रहे हैं? क्लास नोट्स इस बैच में? हाँ हाँ। बच्चे तो कमेंट में लिख रहे हैं नोट्स नहीं मिल रहे। दिखाइए मेरे को एक बार खोल के ऐप में। सीडीएस की मिनिमम हाइट कितना चाहिए? मेरे हिसाब से हाइट का तो सच अभी मेरे याद भी नहीं है कि क्या है, देख के बताना पड़ेगा। शायद हाइट का सच कुछ है भी नहीं। साउंड इको कर रहा है। एक दो सवाल में समझ में आएगा भाई, कब 4 रखना कब 5 रखना। क्रांति भाई कह रहा कब 4 रखना कब 5, समझा रहा हूँ। एक एक दो दो सवाल में समझ में आएगा। योगेश्वर ने कहा 165 होनी चाहिए। आप फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं जी, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एज कितना है मेरे बच्चों? या तो आप मुझे टाइम दे दो, मैं वो, क्योंकि मैंने बहुत पहले दिया था तो मुझे खुद भी याद नहीं है कि अभी कितनी एज तक कि उसको दे सकते हैं नहीं इस एडीएस को। मैं देख के बता दूंगा, लेकिन जब आप एसएससी भर रहे हो तो शायद उतने में वो भी होगा। दिखा भाई? 27 तक गई है, उसकी तबीयत खराब थी। बोल लो। तो भाई 27 तक गई, आज तारीख कितनी होगी? 2। नहीं तो फिर बात कर, दूसरे को अरेंज कर दो ना। हाँ, उसको लेट नहीं होना चाहिए बच्चों को नोट्स का मैटर। आइए जी। और पता है एक चीज आप देखना, मैंने चाहिए सीडीएस रैंक 1 आया हो ये बच्चा, या रैंक 2 आया हो, और 104 बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है, इनसे भी आप पूछेंगे, और इनमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हमसे पढ़े होंगे या कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। तो आप उनसे जब पूछेंगे तो पता चलेगा कि इन बच्चों ने, सबने एक ही खास बात होता है कि सर हमने जैसे फलां टीचर का बैच लिया तो हमने फिर सिर्फ वही पढ़ा, इधर उधर हम भटके नहीं। सर आपसे हमने मैथ स्पेशल 33 पढ़ा, इन्होंने मैथ स्पेशल 33 ऑनलाइन बैच था यहीं पे कैरोल ऐप प्लेटफॉर्म पे, शायद पहला या दूसरा बैच था मेरा। तो कह रहे सर जब हमने पढ़ा ना तो फिर हम इधर उधर नहीं गए, सिर्फ जो पढ़ रहे थे उसी को पढ़ा और उसी पे बिलीव करके फोकस करके उसी पे लगातार काम करते चले गए। तो आप उसी पे लगातार काम करते गए, उधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं कहीं कहीं कुछ भी। बस कंटिन्यू काम करते रहिए, कंटिन्यू नहीं करेंगे फिर बेकार। आइए, कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों वोटिंग ले लेते हैं 100 यूनिट है ना। 20% ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग कितनों ने दिया? 80 यूनिट ने वोट किया, 80 यूनिट ने वोट किया। कहता है जितनों ने वोट डाले उसका 12.5% वोट इनवैलिड हो गए। 80 का 12.5%, 12.5% यानी 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन आप जानते हैं ना? आप कहेंगे हाँ 1/8, तो जो बच्ची कह रही थी दिक्कत है वो समझ ले। हमने माना था वोटिंग कितनी हुई? 80 यूनिट, तो 80 का 1/8 इनवैलिड है, तो यानी 10 इनवैलिड है, तो बाकी 70 क्या हुए? वैलिड। 70 यूनिट हो गए वैलिड, हाँ है ना।
अब कह रहे हैं जी जीतने वाले को वैलिड का मिला है 60%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 40%। जीतने वाले को 60% मिले हैं, तो हारने वाले को मेरे प्यारे बच्चों कितने वोट मिले होंगे 40%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीत गया ये 20% से। तो 70 यूनिट का 20%, तो यानी 14 यूनिट से, 14 यूनिट से चुनाव जीतेगा, और जीतेगा कितने 5600 वोट से। तो 1 यूनिट 400, तो 100 यूनिट 40,000। तो इसका मतलब वोटिंग 40,000 हुई। वोटिंग कितनी 80 गुना 400, 32,000। कहे वैलिड कितना था, तो 70 गुना 400 28,000। हाँ ना मेरे बच्चे। अब हम बात करते हैं कि इसे पेपर में आप और कैसे तरीकों से कर सकते हैं। मान लेते हैं जी वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर्स थे, एक्स वोटर्स थे, एक्स था वोटिंग लिस्ट, जिसे हम मतदाता सूची कहते हैं, ये वो था। तो सवाल में कह रहा है 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन थी 1/5, यानी 5 में से एक ने वोट ही नहीं दिया। तो वोट कितनों ने दिया 4/5। हाँ है ना। कहता है जी 12.5% वोट इनवैलिड हो गए। तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी 8 में से एक वोट इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना हुआ मेरे भाई 7/8। ये थे वैलिड वोट। अब कह रहा है जी जीतने वाले भाई 12.5% इनवैलिड हो गए ना, मतलब 8 में से एक इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितने हुए 7। तो ये वोट कितने हो गए अब सारे वैलिड, ये हो गए मेरे बच्चे वैलिड। अब वो कह रहा है कि वैलिड का 60% जीतने वाला ले गया, तो बाकी 40% हारने वाला। वैलिड का 60 जीतने वाला, 40 हारने वाला, तो डिफरेंस कितना आ गया 20% का। तो यानी वो वैलिड के 20% से चुनाव जीता, 20% की फ्रैक्शन 1/5 से चुनाव जीता, और जीता कितने से भैया 5600। अब इसे काटेंगे मेरे भाई, तो 7 चौक 28, 28 दूनी 56। तो एक्स की वैल्यू 25 8 है 200, 2 दूनी 40,000। So this would be, my dear student, is your right answer. कोई दिक्कत नहीं, एक सवाल में पल्ले नहीं पड़ेगा, 10 समझाएंगे और धुआंधार तरीके से समझाएंगे। करिए, करो मेरे भाई। बेटा पानी पिला दे। अच्छा, भाई ये जो क्लास नोट्स वाला मामला है ना, बच्चों को डेली जाना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। नहीं, एक की खराब होगी, तब ये दूसरा अरेंज करो भाई। हम्म। आइए मेरे बच्चे।
कह रहा है किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते, तो भाई डिटेल करते हैं तो मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट में मान लेते हैं 100 यूनिट वोटर है मेरे प्यारे बच्चों। वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर है? 100 यूनिट वोटर। वोटिंग कितनी हुई? 90 यूनिट वोटिंग। 10% ने वोट नहीं डाला। अब कहता है जी जिन्होंने वोट नहीं डाला उसका 11/9% वोट इनवैलिड हो गए। तो 11/9, तो 90 का 1/9 करोगे तो कितना आएगा? 10। भाई 90 का 11/9 यानी 1/9 कितनी वैल्यू आएगी? 10। तो 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बने? 80। 80 यूनिट वोट मेरे प्यारे बच्चों वैलिड हो गए। 80 यूनिट वोट वैलिड हो गए। अब कह रहा है जी जीतने वाले को वैलिड का 75% वोट मिला है। तो 75% इसे मिल गए, तो बाकी बचे कितने? 25%। तो 25% इसे। तो कितने परसेंट से चुनाव जीत गया मेरे प्यारे बच्चों? 75 में से 25 गया 50% से। तो 80 के 50% से चुनाव जीत गया। 80 का 50% यानी 40 यूनिट वोटों से वो चुनाव जीत गया। जबकि एक्चुअल में वो चुनाव जीता कितने से है? 2000 वोटों से। 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 50, 5000। हाँ है ना? क्या आप सहमत है? इन डिटेल करना है तो आप ऐसे करेंगे कि मान लेते हैं सर वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 9/10। और कहता है जिन्होंने वोट दिया उसके 11/9% वोट इनवैलिड हो गए। 11/9%, 1/9, 9 में से एक वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने हुए? 8/9। और कह रहा है जितने वैलिड हुए ये सारे वैलिड वोट थे, वैलिड का 75% एक जना ले गया, तो बाकी बचा 25% दूसरा। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? 50%। 50% की फ्रैक्शन 1/2 से चुनाव जीता, और जीता कितने वोटों से? 2000। तो एक्स की वैल्यू आएगी 5000। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? प्लीज करें।
कहता है किसी चुनाव में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% मतदाता वोट नहीं डालते। दोनों तरीके से करते हैं। एक है जी वोटिंग लिस्ट मान लेते हैं 100 यूनिट, 100 यूनिट है जी वोटिंग लिस्ट में। लो, कहता है जी 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो वोटिंग कितना होने की मेरे बच्चों? मात्र 90 यूनिट। हाँ है ना, 90 यूनिट ने वोट दिए। बचे वोटों में से 10% वोट इनवैलिड हो गए। तो भैया 10% इनवैलिड हो गए, तो 90 का 10% कितना हुआ? 9। 90 का 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10। 9 वोट इनवैलिड, तो 9 हटा दोगे, बचे कितने? 81। तो 81 यूनिट वोट जो हुए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुए होंगे? वैलिड। अब कहता है वैलिड, अरे हट भाई, कहता है वैलिड का जीतने वाले को 70% वोट मिले, तो हारने वाले को मेरे प्यारे बच्चों 30% वोट। जीतने वाले को 70% वोट मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे? 30%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता होगा ये? 40%। तो 81 का 40% से। आप समझते हैं कि नहीं इस बात को? भाई 70 इसे मिले, 30 इसे, तो कितने डिफरेंस कितना है? 40। तो यानी 81 का 40% से चुनाव जीता है। 81 का 40%, 40% यानी 2/5 से चुनाव जीता है। इतने यूनिट से चुनाव जीता है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल जीत को 7290। एक यूनिट की वैल्यू 81 गुना 2/5 प्लट के ऊपर। ये 9 का वर्ग, ये 9 का क्यूब, तो 9 के वर्ग से 9 का क्यूब काटोगे तो 9 बचेगा, 0। 2 से काटोगे भैया 45, 45 पांजे 225। तो मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू आ गई 225। एक यूनिट की वैल्यू 225 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 गुना 225, 22,500। एक तरीका है ये, पहले इसे समझ लीजिए, फिर इसे दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑप्शन पे मैं जाना गलत है, टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर रखी है। दूसरा तरीका यह है कि हम मान लेते हैं क्या कि वोटिंग लिस्ट में एक्स वोटर है। हम मान लेते हैं मेरे बच्चे कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर हैं? एक्स वोटर। तो कह रहा है 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 में से एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 9/10। हाँ है ना। अब कहता है कि जो बच गए थे उसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गए, यानी 10 में से एक वोट इनवैलिड हो गया था, तो वैलिड कितने बचे? 9/10। जीतने वाले प्रत्याशी को वैलिड का 70% मिला। वैलिड का 70% मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला? 30%। तो कितने परसेंट से जीता? 40%। तो 40% यानी 2/5 से जीता, और चुनाव जीता है 7290 से। 9 का वर्ग 81, 9 का क्यूब 729। 2 से काटोगे 45, भाई अब गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा 22,500। पर्सनल से। अगर आप समझ गए हैं तो इसी तर्ज पे कुछ क्वेश्चन है, जरा करने का प्रयास करते हैं। करिए।
आइए मेरे भाई, कह रहा है जी किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 16 से ही 2.3% बढ़ जाती। मेरे बच्चों, मैं मान लेता हूं किसी शहर की जनसंख्या एक्स है, पहले साल 16 से 2.3% बढ़ गई, तो 16 से 2.3% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों 1/6, यानी 6 से 1 बढ़ के कितनी हो गई? 7। तो एक साल बाद जनसंख्या 7/6 हो। और कहता है जी दूसरे साल जनसंख्या 37.5% घट जाएगी। तो 37.5% की फ्रैक्शन 3/8, यानी दूसरे साल जनसंख्या 8 से 3 घट गई, कितनी हो गई? 5/8। और तीसरे साल जनसंख्या 57 से 1/7% बढ़ गई, तो इसकी फ्रैक्शन हो गई 4/7, यानी 7 थी तो 4 फिर बढ़ गई, कितनी हो गई? 11/7। यहां तक समझ पाए? और 3 साल के बाद जनसंख्या वहां हो गई 1,65,000। 11×5 = 55, 55 165, 8×6 = 48, 48 144। देखिए 48 गुना 3 करना है, तो आप 50 गुना 3 कर लीजिए। 50 गुना 3 150 होता है, और 2 कम था तो 2 × 6 150 से 6 कम 144। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी शुरू करिए, फिर आदत बन जाएगी। जैसे मैं आपको कहूं कि 64 गुना 3 बताइए क्या होगा, तो आप 60 गुना 3 करिए, 180, और 4×3 = 12, 192। धीरे धीरे हर एक सवाल में अप्लाई करिए, करिए जी। मैं दूसरे तरीकों से भी कराऊंगा। जब मैं परसेंटेज का सक्सेसिव पढ़ा रहा हूं तो मैं सक्सेसिव के तरीकों से बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप ऑप्शन पे मत जाइए, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन के नहीं है, ये सवाल अभी करने के है, सीखने के। तो कहता है एक आदमी अपनी इनकम का 5% खर्च कर देता है यात्रा पे। 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी उसकी इनकम 20 है तो 1 रुपये ट्रांसपोर्ट पे खर्च करेगा, बचा कितना? 19। तो अब इतना पैसा बच गया। कह रहा है जी बचे हुए का 20% भोजन पे खर्च करता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी अब अगर 5 रुपए बचा है तो एक उसमें से भोजन पे खर्च करेगा, तो बचा कितना? 4/5। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हटा दो, भोजन का खर्चा हटा दो, हटा दिया सर, तो इतना पैसा बच गया। अब कहता है इसमें से 120 रुपए दान दे दिए। इसमें से 120 रुपए क्या दे दिए मेरे प्यारे बच्चों? दान। तो इतना बचा था, उसमें से 120 का डोनेशन भी कर दिया, तो डोनेशन करने के बाद इतना पैसा बच गया। अब कहता है कि ये जो पैसा बचा ये बेसिकली 1400 रुपए, तो बचत हुई 1400 रुपए। हाँ है ना? तो बाबू, हे बाबू समझो ये सारे। अब देखिए मेरे बच्चे,
4 5 20, तो यह आया 19/25। ये 120 उधर जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा 1520। 19 एकम 19, 19 आठे 152, 80। तो x की वैल्यू 25 आठे 200, तो इनकम आ गई 2000। हाँ जी, करिए बाबू। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है। लेट से उसके पास x मीटर तार है। कह रहा है जी 10% भाग चोरी हो गया है। 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में से एक भाग मेरे बच्चे चोरी हो गया, तो बचा कितना? 9/10। और बचे हुए का 70% भाग बेच दिया गया, तो 70% की फ्रैक्शन 7/10, यानी अगर 10 भाग बचा था तो उसमें से 7 भाग बेच दिया, तो अब बचा कितना? 3/10, यानी बेचने के बाद इतना तार बच गया। और कह रहा है बेचने के बाद जो तार बचा है वो 810। 9 30 27 30 81, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3000। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी की, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी की तथा शेष बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच की किताब। कहता है जी कोई लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में 20% किताब हिंदी की है। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ किताबें x है, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स का 20% हिंदी की है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, यानी 5 में से एक हिंदी है। हिंदी हटानी है तो बची कितनी? फिर 4/5।
हिंदी हटाने के बाद इतनी किताबें बच गई। अब कहता है अब जो बची हुई है उसका 50% अंग्रेजी की है। अब जो बची हुई है उसका 50% किताबें इंग्लिश की। यानी अब अगर 2 किताबें बच गई हैं तो उसमें से 1 किताब अंग्रेजी की है, तो 1 हटा दोगे तो बची कितनी, 1/2। और शेष बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है। 30% फ्रेंच है। 30% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 3/10। यानी 10 किताबें थी तो उसमें से 3 फ्रेंच की, तो बची कितनी, 7/10 है ना। यानी कुल मिला के अब इतनी किताबें बची हुई है। और आखिरकार अब कह रहा है कि किताबें बची 6300। 7 नीम 6300, 900, 25 नीम में 225, तो एक्स की वैल्यू होनी है 22,500। 22,500 एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 22,500। आइए मेरे बच्चों, कहता है मैन्युफैक्चरर सोल्ड हिज गुड्स टू होलसेलर एट 25% प्रॉफिट। कहता है एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर। मान लेते हैं जी होलसेलर के लिए या मैन्युफैक्चरर के लिए उस आर्टिकल का कॉस्ट ₹m आता होगा, तो कह रहा है कि वो इसे होलसेलर को बेच देता है 25% के प्रॉफिट पे। 25% की फ्रैक्शन 1/4। यानी मैन्युफैक्चरर ने अगर ये चीज 4 में बनाई है तो 1 का लाभ लेके वो बेचेगा 5 में। तो मेरे बच्चों मैन्युफैक्चरर ने बेचा तो किसे बेचा, होलसेलर को। तो होलसेलर ने खरीदा, तो हम ये कह सकते हैं इतने रुपए में होलसेलर ने खरीदा, इतने रुपए में होलसेलर ने खरीदा। और कह रहा है अब होलसेलर इस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में खरीद के 1 का लाभ लेके बेच रहा है। तो अब होलसेलर जो है उसने 5 में खरीदा तो 1 का लाभ लेके बेचा कितने में, 6/5। इतने में होलसेलर ने उसे बेच दिया। अब कह रहा है जी कि होलसेलर ने इसे किसे बेच दिया, रिटेलर को, और रिटेलर ने इसे ग्राहक को 28% प्रॉफिट पे बेच दिया। 28% की फ्रैक्शन 4 7 28, 4% की फ्रैक्शन 1/25, 28 7 गुना तो 7/25। तो रिटेलर ने 25 में खरीदा तो 7 का लाभ लिया, बेचा कितने में, 32 में। तो रिटेलर ने इसे 32/25 में बेच दिया। हाँ है ना। रिटेलर ने किसे बेचा, ग्राहक को। तो इसका मतलब ग्राहक ने इतने में खरीदा, और ग्राहक ने खरीदा है जी 9600 में। 32, देखो 5 5 तो कटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 32 तिया 96, 25 दूनी 50, तो एम की वैल्यू आ गई 5000। यानी एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट था वो था 5000।
एक भाई कह रहा है जिसे डिटेल में, भाई ये डिटेल ही करा रहा हूँ, इनमें शॉर्टकट तो सक्सेसिव के टाइम पे लगवाऊंगा, उस तक तो अभी पहुंचाने में मुझे ही वक्त लगेगा तुम्हें। हाँ आ गई, बुला ले, गोपाल सर को दिला दे। देखिए जी, पहले सवाल पढ़ते हैं, मेन तो सवाल है, सवाल समझ में आ गया फिर कुछ बचा ही नहीं। कह रहा है ए मैन लॉस्ट हाफ ऑफ हिज इनिशियल अमाउंट इन द गैम्बलिंग आफ्टर प्लेइंग 3 राउंड। कहता है एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद, एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद जितना पैसे लेके आता है उसका आधा वापसी लेकर जाता है, यानी आधा खो देता है, आधा वापसी ले जाता है। एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन ही पाता है। इस लाइन को पढ़िए, बाकी चीजें बाद में, सिर्फ यही लाइन। यानी अगर वो आदमी जुए खाने में एक्स रुपए लेके घुसा है तो वो 3 मैच खेलेगा जुए के, और 3 मैच का जब घर जाने लगेगा तो उसके हाथ में कटोरा आ जाएगा, मतलब x/2 रुपए आ जाएंगे। यानी अगर x रुपए लेके वो जुए खाने में घुसा है तो x/2 रुपए लेके वो जुए खाने से मेरे बच्चे निकलेगा। पहली लाइन ये मतलब कह रही थी। अब आगे कह रहा है कि भैया जुए की कुछ शर्तें हैं। क्या है? जुए की शर्त यह है कि यदि वो प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपए मिलेंगे, परंतु उसे अपने कुल धन का 50% धन वापस जमा कराना होगा। द रूल ऑफ गैम्बलिंग इज दैट इफ ही विंस ही विल रिसीव ₹100। If he wins, he will receive ₹100, but he has to give 50% of his total amount after each round। मतलब उसे हर राउंड के बाद 50% पैसा जमा करना ही होगा, ये शर्त है। तो मान लीजिए मेरे बच्चे पहला मैच खेला, 100 रुपए जीत गया। पहला मैच खेलने के बाद उसके पास इतना पैसा था। अब नियम यह है कि भैया जितना भी पैसा तुम्हारे पास है उसका 50% तुम जमा कर दो, क्योंकि कंडीशन है नियम जो 50% मतलब 1/2, मतलब आधा जमा करा दो तो बचा कितना? आधा। तो आधा जमा करा दिया तो बाकी आधे को लेके जुए खाने में घूमता रहा ऐसे ऐसे। फिर एक मैच और फिर खेल लिया, इत्तेफाक से दूसरा मैच फिर जीत गया, फिर 100 रुपए मिल गए, क्योंकि उसने कहा ना 3 मैच खेले और तीनों ही बाजियां जीत गया। अब उसके पास इतने पैसे हो गए, लेकिन नियम यही है कि भाई हर मैच के बाद जितने पैसे होंगे उसका आधा जमा कराना होगा। तो इसका आधा जमा करा दिया, जितने पैसे थे उसके आधा पैसा उसने जमा करा दिया। बहुत सुंदर। अब आधा जमा करा दिया तो आधा ही उसके पास बचा, क्योंकि 1/2 का मतलब 2 थे तो 1 जमा करा दिया, बचा कितना? 1। अब कह रहा है भैया तीसरा मैच फिर खेलने चला गया और इस बार फिर से 100 रुपए जीत गया, लेकिन फिर वही कंडीशन, भाई जितने हैं उसका आधा जमा करो। तो जब तीसरा मैच खेला तो फिर कंडीशन वही आई कि भैया जितना है उसका आधा जमा करो, यानी 2 है तो 1 जमा कर दो, बाकी 1 ले जाओ। तो इसका आधा जमा कराया, आधा वो लेके चला गया, और जब लेके जाने लगा तब उसने देखा कि सर जी मैं तो लेके आया था x रुपए और लेके जा रहा हूं x/2। लेके आया था x लेकिन लेके जा रहा हूं x/2, यानी जितने लाया था उससे आधे ही पैसे में लेके जा रहा हूं। है ना? समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको वर्ड टू वर्ड पकड़ के समझाना होगा, समझना होगा। अब है मेरे बच्चों कैलकुलेशन। कैलकुलेशन दी लोड़ ही नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ सब सुलटिया देंगे। तो कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग टास्क।
देखो 2 से तो 2 निपटाया, 2 निपटाते बड़ी ब्रैकेट खत्म हो गई। अब देखिए 1/2 को x से गुना करोगे x/2 1/2 को 100 से गुना करेंगे 50, 50 में 100 जोड़ेंगे 150, गुना 1/2 जमा 100 बराबर x। 1/2 को इससे करेंगे x/4, 1/2 को 150 से करोगे 75 जमा 100, ये उधर ले जाएंगे तो x माइनस x/4 बराबर 175। यह है मेरे भाई 3x/4 x की वैल्यू 175 गुना 4/3, यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 700/3। इसका मतलब इतने पैसे लेके वो जुए खाने में आया था। अभी बात आपको तब समझ आएगी जब अपने हाथ से एक एक लाइन के मतलब को लिखोगे डाटा के बेस पे, तो समझ पाओगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। कल फिर मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।